उद्धव ठाकरे की राजनीति बीते 5 साल में ही बड़े ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। आगे का रास्ता बीएमसी चुनाव की तरफ जाता है और आखिरी इम्तिहान भी उसी चुनावी मैदान में होना है। राहत की बात बस इतनी है कि उद्धव ठाकरे के लिए रास्ता पूरी तरह से बंद नहीं हुआ, लेकिन जिस ढरे की राजनीति करते हुए उद्धव ठाकरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बर्बादी का सबब बन पड़ा है। महाराष्ट्र की राजनीति में वो ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जिसे हर जगह खतरनाक माना जाता है। गनीमत यह है कि सर्व ईवीएल और बाउंस बैंक का मौका जरूर बचा हुआ है, लेकिन सब कुछ बहुत मुश्किल है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी की करारी हार हुई। अब गठबंधन के बीच उगबुगाहट जो है वो शुरू हो गई। ऐसा माना जा रहा है कि शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे पर एमवीए से अलग हो जाने का दबाव बनाने लगे हैं। इंडियन एक्सप्रेस को पता चला था कि सोमवार को उद्धव ठाकरे के साथ हुई बैठक में 20 शिवसेना विधायकों ने अनुरोध किया है कि उन्हें अब एमवीए से अलग हो जाना चाहिए। माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे अगर एमवीए से अलग नहीं हुए तो शिवसेना पूरे 20 विधायक जल्द बीजेपी या फिर एकनाथ शिंदे वाले खेमे में जा सकता है। सूत्रों ने कहा कि शिवसेना का जमीनी कैडर बिखर गया है और विधानसभा चुनावों में एकनाथ शिंदे की सेना के साथ नजर आया है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक यह भी सामने आ रहा है कि उद्धव ठाकरे के साथ साथ पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता जैसे आदित्य ठाकरे और राज्यसभा सांसद संजय राउत भाजपा के खिलाफ एकजुट विपक्ष पेश करने के लिए गठबंधन बनाए रखने के इच्छुक हैं। महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, हमारा कई विधायकों का मानना है कि शिवसेना के लिए स्वतंत्र रास्ता अपनाने और अपने दम पर चुनाव लड़ने और किसी गठबंधन पर निर्भर न रहने का समय आ गया है। शिवसेना का कभी भी सत्ता के पीछे भागने का इरादा नहीं था। यह स्वाभाविक रूप से तब आएगा जब हम अपनी विचारधारा पर अडिग रहेंगे। शिवसेना के लिए विधानसभा चुनाव के नतीजे सबसे बड़े झटके थे, जिसमें एमवीए की 46 सीटें, कांग्रेस की 16 और एनसीपी एसपी की 10 सीटें की संख्या शिंदे सेना की संख्या से कम थी। सेना को 9.96% वोट मिले, जो शिंदे सेना से लगभग 3% कम है। यह 6 महीने पहले के लोकसभा नतीजे मुकाबले बहुत बड़ी गिरावट है, जब शिवसेना को 16.72% वोट मिले थे। अब शिवसेना नेताओं का मानना है कि एमवीए को छोड़कर अकेले चलना ही पार्टी के लिए अपने आधार से जुड़ने और इसे शिंदे सेना की ओर जाने से रोकने का एकमात्र तरीका है। हाल ही में हुए चुनावों में हारे एक सेना उम्मीदवार ने कहा, सेना ने हमेशा मराठी क्षेत्रवाद और हिंदुत्व को बढ़ावा दिया। कांग्रेस और एनसीपी का झुकाव ज्यादा धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी है। भाजपा की शानदार सफलता को देखते हुए, जिसका श्रेय कई लोग हिंदू वोटों के एकीकरण को देते हैं, कांग्रेस और एनसीपी को समायोजित करने के लिए हिंदुत्व के प्रति झुकाव कम होने को लेकर सेना के भीतर चिंता बढ़ रही है। हिंदुत्व की राजनीति एक बड़ा ही प्रचलित शब्द है, घर वापसी। उद्धव ठाकरे ने घर तो नहीं छोड़ा है, लेकिन उनकी नई राजनीतिक राह करीब करीब घर छोड़ने जैसी है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए उद्धव ठाकरे ने बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस और शरद पवार से हाथ मिला लिया और तभी से बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की हिंदुत्व की राजनीति पर जोरदार हमला बोल दिया। जिन परिस्थितियों में महिला आईपीएस इल्मा अफरोज को रातों रात हिमाचल छोड़ना पड़ा, वैसा किसी बीजेपी राज्य में होता तो आप सोच सकते हैं कि आखिर क्या होता। इल्मा अफरोज ने कांग्रेस के विधायक की पत्नी की गाड़ी की चेकिंग किया था। उसके बाद विधायक इन्हें लगातार धमकी दिया। उसके बाद से ये अपनी सुरक्षा के लिए रातों रात अपनी मां के साथ हिमाचल प्रदेश छोड़कर अपने पैतृक गांव उत्तर प्रदेश आ गई। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका वाड्रा गुरुवार को लोकसभा में सांसद पद की शपथ भी ली और वो चुप है। मुरादाबाद की कुंदरकी निवासी और हिमाचल प्रदेश में आईपीएस अधिकारी इल्मा अफरोज इन दिनों सुर्खियों में है। पूरे मामले पर गौर करें तो स्थानीय विधायक राम कुमार चौधरी से हिमाचल प्रदेश के बद्दी जिले की एसपी इल्मा अफरोज की तनातनी हो गई, जिसके बाद से वो छुट्टी पर है। यही नहीं, मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई। अधिकारी इल्मा अफरोज के छुट्टी पर जाने पर भाजपा ने सीधे सवाल उठाया। पार्टी नेता शांता कुमार ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से सवाल किया कि बद्दी की पुलिस सुपरिटेंडेंट इल्मा अफरोज को क्या कुछ प्रभावशाली नेताओं को खुश करने के लिए छुट्टी पर भेजा गया है। हालांकि मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस बारे में पहले कहा था कि पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए अफरोज छुट्टी पर गई है। पूरे मामले की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के बद्दी जिले की एसपी इल्मा अफरोज का स्थानीय विधायक राम कुमार चौधरी से हुए टकराव के बाद से ही वे लंबी छुट्टी पर है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कुछ वक्त पहले विधायक की पत्नी की गाड़ी का उन्होंने चालान काटा और इसी दौरान दोनों के बीच जबरदस्त तानातनी हो गई। अब उन्होंने अपने गृह जनपद मुरादाबाद में एक कॉलेज के कार्यक्रम में पहुंची, जहां पर उन्होंने हिमाचल प्रदेश के बद्दी जिले में किए काम के बारे में बताया और अपनी सफलता से वहां मौजूद छात्रों को प्रेरित किया। उन्होंने छात्राओं को संबोधित किया और अपना अनुभव भी साझा किया।
इस दौरान इल्मा अफरोज ने मंच से छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये मत सोचना कि डिग्री ली है तो सिर्फ कुंदरकी तक रह सकती हो। अपनी जर्नी बताते हुए इल्मा ने कहा कि कुंदरकी में रहकर मैंने फैसला किया कि ऑक्सफोर्ड में पढ़ना है तो मैं पहुंच गई। मैंने फैसला किया कि संयुक्त राष्ट्र में काम करना है तो मैंने कर लिया। मैंने डिसाइड किया था कि काम करने अमेरिका जाना है तो पहुंच गई न्यूयॉर्क सिटी काम करने। मुरादाबाद की कुंदरकी निवासी आईपीएस इल्मा ने ये भी कहा कि न्यूयॉर्क में मैंने फैसला किया कि मुझे अपने देश के लिए काम करना है तो मैं वापस आई और सिविल सेवा की परीक्षा दी। इंडियन पुलिस सेवा में जब चयन हो गया तो फैसला किया कि लोगों के लिए अब जिले में काम करना है तो बद्दी की पुलिस अधीक्षक बनी। मैंने अच्छे से दिल लगाकर मेहनत से काम किया। नशे के खिलाफ, गंदे नशों के खिलाफ अभियान चलाया व युवाओं और बच्चों को गंदे नशे से बचाया। जो बड़े बड़े ड्रग्स तस्कर थे, गंदे नशों का कारोबार करते थे, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। जो खनन माफिया थे, जो तस्करी करते थे, जो बच्चों की जिंदगी खराब कर रहे थे, उनको नशे के इंजेक्शन बेच रहे थे, उनके खिलाफ जमीनी स्तर पर अभियान चलाया और तस्करों को जेल भिजवाया। खनन माफिया पर लगाम कसी, ये सारा काम जिले में जाकर मैंने किया। मैंने अपने जिले के लाखों लोगों के साथ बद्दी पुलिस और मैंने बहुत मोहब्बत व ईमानदारी साथ पूरी सत्य निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी निभाई। आईपीएस इल्मा ने आगे कहा कि मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम कहीं से भी हो, तुम कहीं तक भी जा सकते हो, बस तुम में हिम्मत, जज्बा और हौसला व खुद पर खुद विश्वास हो। तो सबसे पहले हमारा देश, हमारा भारत है, बाद में मैं ये फीलिंग अपने अंदर रखना। जो करना है देश के लिए करना है, देश के लोगों के लिए मेहनत करना है। पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। जिन्होंने 1975 में संविधान की हत्या कर दिया था और यहाँ तक कि लोगों के जीने का मूलभूत अधिकार छीन लिया था, आज वही कांग्रेसी हाथ में संविधान की कॉपी लहराकर दावा कर रही है कि संविधान की असली रक्षक वही है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी लोकसभा सदस्य बन गई हैं। उन्होंने गुरुवार को सदन की सदस्यता की शपथ ली। इस दौरान उनके हाथ में प्रतीकात्मक रूप से संविधान की लाल किताब थी। उनके हाव भाव से साफ है कि वे भाई राहुल गांधी की तर्ज पर लोकसभा में अपनी भूमिका निभाएंगी। इसके बावजूद राहुल गांधी संविधान पर खतरे को मुद्दा बना रहे हैं। खैर, जिस तरह से प्रियंका गांधी ने अपने लोकसभा करियर के पहले दिन भाई राहुल गांधी के मुद्दे का समर्थन किया, उससे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को भविष्य में और उठाएगी। शपथ लेने के तुरंत बाद जब प्रियंका अपनी सीट की ओर बढ़ रही थी तो उन्होंने भाई राहुल गांधी का अभिवादन किया। वहीं उसके बाद भाई बहन ने हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार किया। प्रियंका के साथ एक और कांग्रेस सांसद रविंद्र चवाहर ने शपथ ली। इसी बीच राहुल और प्रियंका का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में साफ दिख रहा है कि प्रियंका संसद की सीढ़ियों पर चढ़कर आ रही थी। उनके साथ और भी लोग। राहुल गांधी आगे बढ़ गए थे, लेकिन तभी वो पीछे पलट कर देखते हैं और प्रियंका को कहते हैं कि रुको रुको। प्रियंका वहाँ रुक जाती है। तभी राहुल अपना फोन निकालते हैं और प्रियंका का वीडियो बनाने लगते हैं। बहन के खास पल को कैमरे में कैद करते वक्त राहुल के चेहरे पर मुस्कुराहट देखते हुए बन रही थी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग जमकर प्यार भी लुटा रहे हैं। हालांकि कई लोग गांधी परिवार का पैर भी खींच रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की करारी हार, लेकिन प्रियंका की जीत पर खुशी। कांग्रेस की अब शायद मूलभूत मुद्दों से ज्यादा परिवार की जीत जरूरी लगती है। एक यूजर ने लिखा है कि इस पल के लिए ईवीएम को थैंक्स कहो। कांग्रेस इस वक्त बेहद खराब स्थिति से गुजर रही है। ऐसे में प्रियंका की लोकसभा में एंट्री से कांग्रेस की आवाज सदन के भीतर और मुखर हो जाएगी। वही एक अच्छी वक्ता है। कांग्रेस कार्यकर्ता भी उनसे काफी जुड़ाव महसूस करते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि वे भविष्य में सदन के भीतर क्या भूमिका निभाती हैं। प्रियंका के सांसद बनने के बाद गांधी परिवार के तीनों सदस्य सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सांसद बन गए हैं। सोनिया गांधी राज्यसभा सदस्य हैं, जबकि राहुल गांधी रायबरेली से सांसद। प्रियंका गांधी केरल की वायनाड सीट से उपचुनाव में चुनी गई हैं। राहुल गांधी इस सीट में चुने गए थे, लेकिन 2 सीटों से चुनाव जीतने के कारण उन्होंने वायनाड सीट छोड़ दी। इसके बाद वहां हुए उपचुनाव में प्रियंका गांधी सदन में पहुंची। प्रियंका गांधी लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी की स्टार प्रचारक और महासचिव रही, लेकिन अब वे संसदीय राजनीति में उतर चुकी हैं। वे कांग्रेस की रणनीतिक टीम का हिस्सा हैं। उनके सदन में आने से विपक्ष को ताकत मिलने की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस संविधान पर खतरे को मुद्दा बना रहे थे। इसके कुछ हद तक उन्हें लोकसभा चुनाव में फायदा भी मिला, लेकिन उसके बाद से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की किस्मत पूरी तरह से डूब गई है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।
भारतीय कारोबारी समूह अडानी ग्रुप ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका में उनके खिलाफ दायर किए गए किसी भी मुकदमे में गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर सीधे तौर पर रिश्वतखोरी में शामिल होने का आरोप नहीं लगा है। अडानी समूह ने बताया है कि रिश्वत देने के मामले में कोई प्रमाण भी नहीं दिए गए हैं और ये सिर्फ कुछ लोगों के बयान पर आधारित है। अडानी समूह ने कहा है कि भारतीय और विदेशी मीडिया ने इस पूरे मामले के तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया, जिससे निवेशकों और समूह को बड़ा नुकसान हुआ। अडानी समूह के अनुसार गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन पर अमेरिका में दायर मुकदमे में रिश्वत लेने या देने संबंधी कोई आरोप नहीं लगा। उन्होंने कहा कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने उन्हें भ्रष्ट आचरण से जुड़े आरोपों से बाहर रखा। इसी बीच वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद महेश जेठमलानी ने गौतम अडानी मामले पर कांग्रेस पर निशाना साधा। जेठमलानी ने कहा कि यह पूरी तरह से राजनीतिक मामला है और कांग्रेस बिना किसी ठोस सबूत के आरोप लगा रही है। जेठमलानी ने यह भी कहा कि जिस न्याय विभाग ने अडानी समूह पर आरोप लगाए हैं उसे अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खारिज कर चुके हैं। अडानी समूह के खिलाफ अमेरिकी न्यायालय में लगाए गए आरोपों पर राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि न्याय विभाग एक तमाशा है, लेकिन कांग्रेस कभी इस पर ध्यान नहीं देती। अमेरिकी न्याय विभाग बहुत ही जल्दबाजी में काम कर रहा है। यह मामला पिछले काफी समय से चल रहा है, लेकिन अब बहुत जल्दबाजी की गई है और अभियोग में भी अस्पष्टता है और कोई ठोस सबूत भी नहीं। महेश जेठमलानी ने कहा कि अडानी के खिलाफ जो अभियोग लाया गया है उसकी टाइमिंग भी संदिग्ध है। यह चुनाव से ठीक पहले और संसद सत्र की पूर्व संध्या पर सामने आया है। अडानी के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है और अभियोग में कोई अपराध भी आरोपित नहीं किया गया। अभियोग में भी भारत में किसी भी रिश्वतखोरी की बात नहीं है। यह केवल इतना कहता है कि रिश्वत देने की साजिश हुई थी, लेकिन इसके कोई सबूत नहीं दिए गए। भारत में विदेशी भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। यह सारा शोर कांग्रेस पार्टी ने मचाया है, जो पूरी तरह से गलत है। ऐसा कौन सा सबूत है जो साबित करता है कि सौर ऊर्जा अनुबंधों को हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों के रिश्वत देने की कोई साजिश थी? कांग्रेस पार्टी एक भारतीय उद्योग समूह के खिलाफ अभियोग पर आंख मूंद कर भरोसा कर रही है, जिसने विदेशों में भारत के लिए कई उपयोगी व्यवसाय किए। कांग्रेस इस अभियोग को बहुत ज्यादा पढ़ रही है और वे इसे पूरी तरह से राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये स्पष्ट रूप से एक राजनीतिक उद्देश्य से किया जा रहा है। उन्हें महाराष्ट्र चुनाव में अभी हार का सामना करना पड़ा। वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन में बेशक सफल रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जहां उन्हें जीत की उम्मीद थी वहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पार्टी और विपक्षी गठबंधन सिर्फ अडानी और मणिपुर के मुद्दे पर जोर दे रहे हैं और उनके पास अन्य कोई मुद्दा नहीं है, जबकि ये दोनों मुद्दे ऐसे हैं जिन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि इन मुद्दों पर राजनीति करना देश हित में नहीं है और कांग्रेस आग से खेल रही है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अब तक का सबसे बुरा प्रदर्शन किया। राजनीतिक पंडितों से लेकर कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं तक को समझ में नहीं आ रहा कि इस बुरी हार पर वे आखिरकार प्रतिक्रिया क्या दें। वह भी तब जब चंद महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी राज्य में सबसे बड़ा दल बनकर उभरी थी। पार्टी के भीतर का एक धड़ा कांग्रेस की ओर दुर्गति के लिए खुद प्रदेश पार्टी अध्यक्ष नाना पटोले को जिम्मेदार ठहराता है। उसका कहना है कि पटोले भाजपा द्वारा प्लांट किए गए नेता हैं, जिनके चक्रव्यूह में कांग्रेस सलाखमान फंस गया। दरअसल ये पूरी बात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले को लेकर हो रही है। नाना पटोले 2021 से महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनकी पहचान एक जुझारू नेता है, लेकिन आपको बता दें कि ये वही नाना पटोले हैं जिन्होंने 2014 में भाजपा के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा और संसद पहुंचे। उन्होंने भंडारा गोंदिया से एनसीपी के दिग्गज नेता प्रफुल्ल पटेल को हराया और फिर 2017 में कथित तौर पर किसानों की बात कर उन्होंने अपनी सांसदी छोड़ दी। उसके कुछ ही महीने बाद जनवरी 2018 में वे कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि वे राजनीतिक करियर के शुरुआती दिनों में कांग्रेसी थे। वे 1999 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने, फिर 2004 में विधायक बने, लेकिन 2008 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया और भाजपा में शामिल हो गए। वे 2008 से 2018 तक फिर कांग्रेस में वापसी की। 2019 में राज्य में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने के बाद वे विधानसभा के स्पीकर बनाए गए, लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार के संकट में आने से कुछ महीने पहले उन्होंने स्पीकर पद भी छोड़ दिया। नाना पटोले पर आरोप है कि वे पार्टी के भीतर अपनी दादागिरी चलाते हैं। वे आक्रामक राजनीति करते हैं और ऐसे में कांग्रेस का दामन थामने का 3 साल के भीतर वे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना दिए गए और उनकी पहुंच सीधे राहुल गांधी तक हो गई। नाना पटोले के उभार के साथ प्रदेश कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता खुद को अलग महसूस करने लगे। यही कारण था कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कई बड़े कांग्रेस नेताओं, पूर्व
सीएम अशोक चव्हाण, मिलिंद देवड़ा, संजय निरुपम और बाबा सिद्दीकी ने पार्टी छोड़ दी। 1990 के दशक तक महाराष्ट्र की राजनीति में एक छात्र राज करने वाली कांग्रेस इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। वह मात्र 16 सीटों पर सिमट गई। 1975 के आपातकाल के बाद 1967-68 में हुए विधानसभा चुनाव में भी राज्य में कांग्रेस को 62 सीटें मिली थी। नाना पटोले खुद सकोली विधानसभा सीट से करीब 200 वोटों से विजयी हुए। इनके अलावा राज्य कांग्रेस के बड़े नेता बाला साहेब ठरोट संगमनेर सीट से हार गए। वे इस सीट से 1985 से लगातार जीत रहे थे। इसी तरह पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण करात दक्षिण सीट से हार गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के नेता ही खुद बता रहे हैं कि हमारी प्रचार रणनीति के कारण हम पराजित हुए। राज्य में भ्रष्टाचार, क्राइम, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का ढहाना जैसे कई अहम मुद्दे थे, लेकिन पार्टी संविधान बचाने की रट लगा रही थी। दूसरी तरफ महायुति महिलाओं के खाते में पैसे डालने की बात कर रही थी। इतना ही नहीं, पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद ओवर कॉन्फिडेंट थी और वे जमीन पर काम करने के बजाय गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे पर माथापेची कर रही थी।